नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। ईएसआईसी, एचएससी, सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपन से कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है उसका अपन फायदा उठा सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और एक शानदार एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The physician has prescribed cyclophosphamide for a client with nephrotic syndrome. The nurse should. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फिजिशियन जो है उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है साइक्लोफॉस्फेमाइड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, ड्रग प्रेस्क्राइब किया साइक्लोफॉस्फेमाइड। क्वेश्चन ने पूछा है नर्स को क्या करना चाहिए? फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया साइक्लोफॉस्फेमाइड और मरीज जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप कैरीड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूइड, मरीज को एनकरेज करे कि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड का इंटेक करे। सेकंड है रिक्वेस्ट ए लो प्रोटीन डाइट फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट को लो प्रोटीन डाइट के लिए रिक्वेस्ट करें। थर्ड है बाथ द क्लाइंट यूजिंग ओनली माइल्ड सोप एंड वाटर, मरीज को माइल्ड सोप और वाटर से बाथ दे। लास्ट है प्रोवाइड एडिशनल वार्मथ फॉर स्वेलन इन्फ्लाम्ड जॉइंट, मरीज को एडिशनल वार्मथ जो है वो प्रोवाइड करें स्वेलिंग और इन्फ्लाम जॉइंट के लिए। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेप्रोटिक सिंड्रोम का मरीज है, साइक्लोफॉस्फेमाइड मरीज को प्रेस्क्राइब किया गया है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे रहेगा? एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, लो प्रोटीन डाइट रिक्वेस्ट करेंगे, माइल्ड सोप और वाटर का बात देंगे और एडिशनल जो है वार्मथ प्रोवाइड करेंगे स्वेलन और इन्फ्लाम जॉइंट के लिए। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल खोटे जवाब भी दिए हैं। ऑप्शन डी प्रोवाइड एडिशनल वार्मथ फॉर स्वेलन एंड इन्फ्लाम जॉइंट, ये खोटा जवाब है, इसका कोई संबंध नहीं है इस क्वेश्चन से। ऑप्शन सी बात द क्लाइंट यूजिंग ओनली माइल्ड सोप का कोई संबंध नहीं इस क्वेश्चन से। और लो प्रोटीन डाइट का संबंध साइक्लोफॉस्फेमाइड दवाई का नेफ्रोटिक सिंड्रोम से नहीं है। बी आंसर बिल्कुल खोटा है जिन लोगों में ये लिखा है लो प्रोटीन डाइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोफॉस्फेमाइड दवाई है वो जो है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ये दवाई जो है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम करती है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। क्या इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन इसका कॉम्प्लिकेशन है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। और ये एक एंटी कैंसरस ड्रग है और हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है। तो अगर आप किसी मरीज में हेमरेजिक सिस्टाइटिस जो है उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो जिस मरीज को साइक्लोफॉस्फेमाइड दवाई दे रहे हैं उस मरीज को एनकरेज करें एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटेक को बढ़ावे। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मरीज को एनकरेज करें कि तुम एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रिंक करो, एक्स्ट्रा फ्लूइड का इंटेक करो, जिससे तुम्हें हेमरेजिक सिस्टाइटिस जो है उसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is caring for a client with detoxification from the alcohol, एक मरीज है जिसमें अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। आप एज ए नर्स केयर दे रहे हो एक क्लाइंट को जिस क्लाइंट में डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है अल्कोहल से, मतलब मरीज को अल्कोहल से डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। कौन सी मेडिकेशन जो है वो यूज की जाती है अल्कोहल विड्रॉल के ट्रीटमेंट के अंदर? विच मेडिकेशन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल? एक मरीज है जिसको आप एज ए नर्स केयर दे रहे हो, मरीज को अल्कोहल से डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो यूज की जाएगी अल्कोहल विड्रॉल के ट्रीटमेंट के तौर पे? फर्स्ट ड्रग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंटाब्यूज डाइसल्प्रम, सेकंड है रोमाजिकॉन फ्लूमजेनिल, थर्ड है डोलोफिन मेथोडोन और फोर्थ है 81 लोराजेपाम। क्वेश्चन पूछा है डिटॉक्सिफिकेशन करना है अल्कोहल से, कौन से ड्रग काम में ली जाएगी अल्कोहल विड्रॉल वाले मरीज के अंदर ना? अल्कोहल विड्रॉल के ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? अल्कोहल विड्रॉल जो है उसके ट्रीटमेंट में ड्रग जो काम में ली जाती है वो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी बनती है? बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप। कौन सी ड्रग बनती है? बेंजोडाइजेपाइन। और बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाइयों के अंदर लाम, पाम और जाम, तीन बातें याद रखनी है आपको। लाम, पाम, जाम, जिन दवाइयों का जो सफिक्स है
वो लाम, पाम और जाम है, वो दवाई बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की है। जिन दवाइयों के सफिक्स लाम, पाम और जाम है वो बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाई है। तो यहाँ पे इन चार नाम में जैसे डाइसल्फराम तो राम है, न तो लाम है, न जाम है, न पाम है, तो इसका मतलब ये खोटा जवाब है। फ्लूमजेनिल में नहीं है, मेथाडोन में नहीं है, लेकिन लोराजेपाम ये पाम है, पाम है, इसका मतलब ये बेंजोडाइजेपाइन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, डी। बेंजोडाइजेपाइन जो है वो ऑर्डर किया जाता है हमेशा अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट में, ताकि उसमें डिलीरियम ट्रेमेंस को प्रिवेंट किया जाए, है ना। ये क्यों दिया जाता है लोराजेपाम, ताकि उसमें क्या प्रिवेंट किया जा सके, डिलीरियम ट्रेमेंस। डिलीरियम ट्रेमेंस जो है वो कॉम्प्लिकेशन है अल्कोहल वाले मरीज के अंदर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लोराजेपाम और 81 टाइप का ड्रग वहां पे यूज किया जाता है। ये जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है ये एवर्जन थेरेपी के अंदर काम में लिया जाता है। डाइसल्फरम जो है उसको यूज किया जाता है एवर्जन थेरेपी में, एवर्जन थेरेपी। डाइसल्फरम दवाई जो है उसको यूज किया जाता है एवर्जन थेरेपी के रूप में, तो ये दवाई जो है यहाँ पे काम में नहीं ली जाएगी। तो ए आंसर जो है वो तो एवर्जन थेरेपी के लिए। फ्लूमजेनिल जो रहता है ये बेंजोडाइजेपाइन जो दवाई है जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसकी टॉक्सिसिटी में यूज की जाती है। फ्लूमजेनिल दवाई जो है वो एंटीडोट के रूप में काम में ली जाती है। जब भी बेंजोडाइजेपाइन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसका एंटीडोट है फ्लूमजेनिल, तो ये एंटीडोट है बेंजोडाइजेपाइन का, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, दैट इज 81 और लोरा जेपाम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with schizophrenia is receiving chlorpromazine 400 milligram twice a day. schizophrenia का मरीज है, क्लोरप्रोमाजिन दवाई जो है वो रिसीव कर रहा है 400 मिलीग्राम डेली। एंड एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, इस क्लोरप्रोमाजिन दवाई जो है इसका एडवर्स साइड इफेक्ट क्या है। एक मरीज है सिजोफ्रेनिया का, दवाई मिल रही है क्लोरप्रोमाजिन 400 मिलीग्राम बीडी दवाई दी जा रही है। एडवर्स साइड इफेक्ट क्या है क्लोरप्रोमाजिन दवाई का, फोटोसेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फोटो सेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर यहां पे रहेगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, फोटो सेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, क्लोरप्रोमाजिन दवाई का नाम है, 400 मिलीग्राम बीडी दी जा रही है, सिजोफ्रेनिया का मरीज है। सिजोफ्रेनिया के मरीज में जो सीपीजेड दवाई दी जाती है क्लोरप्रोमाजिन, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है सीपीजेड, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजिन दवाई का नाम है। और ये जो दवाई है ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है, और इस दवाई से सबसे ज्यादा मरीज को क्या होता है, वेट गेन। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लोरप्रोमाजिन का मोस्ट कॉमन एडवर्स साइड इफेक्ट जो रहता है इस मेडिकेशन का वो वेट गेन रहता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फोटोसेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है वो खोटा जवाब है। करेक्ट आंसर रहेगा वेट गेन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with insulin dependent diabetes mellitus takes 20 units of NPH insulin at 7 a.m. The nurse should observe that the client for sign of hypoglycemia. इंसुलिन है एनपीएच, तो एन इंसुलिन को एनपीएच कैसे है? आप सबको पता होना चाहिए, इंसुलिन चार तरह की होती है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, एक होती है वेरी शॉर्ट एक्टिंग, एक होती है शॉर्ट एक्टिंग, एक होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक होती है लॉन्ग एक्टिंग। चार तरह की इंसुलिन होती है। वेरी शॉर्ट एक्टिंग जो होती है उसको लिस्प्रो इंसुलिन के नाम से जानते हैं, लिस्प्रो। शॉर्ट एक्टिंग जो होती है वो जो इंसुलिन है वो आर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन कहलाती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है एन इंसुलिन, एनपीएन इंसुलिन होती है। और लॉन्ग एक्टिंग जो है वो लेंटस इंसुलिन होती है। ये चार तरह की इंसुलिन रहती है वहां पे। अब जो मरीज ने लिया है वो एन इंसुलिन लिया है और 20 यूनिट लिया है सुबह 7 बजे। एन इंसुलिन मरीज ने लिया है, 20 यूनिट लिया है सुबह 7 बजे। तो जो मरीज एनपीएच इंसुलिन लेता है, हाइपोग्लाइसीमिया किस समय होगा ये आपको पता करना है। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं 8 AM, 10 AM, 3 PM और 5 AM। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं एन इंसुलिन के बारे में। तो हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब इंसुलिन अपने पीक पे होती है, हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब इंसुलिन अपने पीक पे होती है।
और जो भी मरीज एन इंसुलिन लगाता है अर्ली मॉर्निंग 7 AM के आसपास, उस मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहती है और 8 घंटे पे इसका पीक बनता है, उस समय हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अगर आप 7 में 8 ऐड करें, 7 में 8 ऐड करें तो ये लगभग 3 PM के आसपास हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहती है कि नहीं है? तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, सी 3 PM। जो मरीज एनपीएच इंसुलिन लेता है उसको मिड आफ्टरनून मतलब 3-4 बजे के आसपास स्नैक लेना ही पड़ता है। अगर वो मिड आफ्टरनून स्नैक नहीं लेता तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ए और बी जो है 8 AM और 10 AM ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम है, इतना जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम नहीं आते हैं। डी ऑप्शन जो है ये बहुत लेट टाइम है ना, इस समय तो मरीज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा 5 बजे तक। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी 3 PM के आसपास उस मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना है। इसलिए मरीज को हम समझाते हैं कि उसको कुछ स्नैक लेना होता है इस समय जब वो 3 PM के आसपास होता है, ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसकी रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The licensed practice nurse is assisting the charge nurse in planning care for a client with detached retina. प्रॉब्लम है detached retina, retina का detachment हो चुका है। Which of the following diagnosis should receive priority? कौन सा diagnosis priority पे रहेगा आपका? आप असिस्ट कर रहे हो चार्ज नर्स को ये प्लान केयर बनाने में कि मरीज को डिटेच रेटिना है। तो क्वेश्चन है पूछा है कि कौन सा डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो आप प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे। अल्ट्रेशन इन कंफर्ट, अल्ट्रेशन इन मोबिलिटी, अल्ट्रेशन इन स्किन इंटीग्रिटी, अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजन परफ्यूजन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा। डिटेच रेटिना है मरीज को, चार्ज नर्स के रूप में आप प्लान केयर कर रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं, जो मरीज को जो कौन सी डायग्नोसिस प्रायोरिटी पे रहेगा डिटेच रेटिना के केस में। कंफर्ट अल्ट्रेशन, मोबिलिटी अल्ट्रेशन, स्किन इंटीग्रिटी अल्ट्रेशन, ऑक्सीजन परफ्यूजन अल्ट्रेशन, विच इज द करेक्ट वन। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, डिटेच रेटिना, डिटेच रेटिना, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, ऑक्सीजन परफ्यूजन खोटा जवाब है। यहाँ पे ऑक्सीजन परफ्यूजन का कोई संबंध नहीं है डिटेच रेटिना के अंदर, ऑक्सीजन परफ्यूजन अप्लाई नहीं है डिटेच रेटिना में। स्किन इंटीग्रिटी का संबंध भी डिटेच रेटिना से नहीं है। ये दो तो बिल्कुल खोटे जवाब है, सी और डी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये गलत जवाब है, बिल्कुल गलत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, कंफर्ट, तो कंफर्ट अल्ट्रेशन जो है वो डिटेच रेटिना में नहीं देखने को मिलता है। डिटेच रेटिना जो है वो कोई पेन ही नहीं होता, उसके अंदर कोई डिस्कम्फर्ट होता ही नहीं है ना, ये नो बिना पेन वाली कंडीशन है। तो करेक्ट आंसर बी बनेगा, अल्ट्रेशन इन मोबिलिटी। डिटेच रेटिना के केस के अंदर लिमिटेशन हो जाएगी मोबिलिटी, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, मरीज को मोबिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा, मोबिलिटी वो ढंग से नहीं कर पाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The primary purpose for using a CPM machine for the client with a total knee repair is to help. सबसे पहला और प्राइमरी पर्पज क्या है सीपीएम मशीन यूज करने का, वो मरीज जिसको टोटल नी रिपेयरमेंट किया आपने, है ना, ये किसमें मदद करेगा, सीपीएम। सबसे प्राइमरी पर्पज क्या रहेगा, सीपीएम का मतलब होता है कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन। सीपीएम जो होती है वो कंटिन्यूअस पैसिव मोशन, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पैसिव मोशन, पैसिव मोशन मशीन होती है, ये यूज कर रहे हैं आप। प्राइमरी पर्पज क्या है इस मशीन को यूज करने का, टोटल नी रिपेयर वाले मरीज के अंदर जिसमें टीकेआर की सर्जरी हुई है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उन मरीज में सीपीएम कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन यूज करने का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। ऑप्शन है प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, प्रमोट फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट, डिक्रीज द पेन एसोसिएटेड विद अर्ली एम्बुलेशन, और एलिविएट लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इन द लेग मसल। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीपीएम मशीन यूज कर रहे हो, टोटल नी रिपेयर के अंदर मदद करेगी ये। प्राइमरी पर्पज क्या है सीपीएम मशीन को यूज करने का, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। प्राइमरी पर्पज कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन का प्राइमरी पर्पज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। सीपीएम अर्ली एम्बुलेशन में मदद नहीं करती है, पेन, ये गलत जवाब है, सी खोटा जवाब है, सी खोटा जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सी नहीं है, सी नहीं है बच्चों, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ वेरी गुड। कुछ लोगों ने बी जवाब देने की कोशिश की है, और की है तो कोशिश करने वाले की तो हार होती ही नहीं
है ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ये आपकी कोशिश एक दिन आपके भविष्य को एक ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगी जिस भविष्य की कल्पना आपने, आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने आपके लिए की होगी, वो भविष्य शायद इसी तरीके से मिलेगा। और आप चाहते हैं कि जैसा भविष्य आप बनाना चाहते हैं उसी भविष्य की तलाश में कई सारे फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं। तो उन सबको इस तरीके के कंटेंट की सख्त जरूरत है। आप हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं और इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। प्लीज शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं क्या पढ़ना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किए जाते हैं। आप लोग ही है जो ये सब कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप ये जरूर करेंगे। मेहनत, किसी आदमी की मेहनत में अगर आप हेल्पिंग हैंड बनते हैं तो वो आदमी अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मदद वाले लोग धरती पे बहुत कम होते हैं। मददगार बनिए, और जब आप मददगार बनेंगे तो आपकी मददगार करने वाला जो ऊपर वो बैठा है ना, वो सब जानता है। मैंने एक बात कहना है, ऊपर वाला सब देखता है। तो आपको किसी को शो अप करने का जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली मददगार बनिए, नोबल ड्यूटी समझिए अपना, नोबल बनिए, रिलायबल बनिए और अपनी जिंदगी में बेहतरीन करिए। आगे लेके चलता हूं। तो यहां पे जो है जो सीपीएम मशीन होती है वो प्रमोट करती है फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट। जब हम कह चुके हैं कि टोटल नी को रिपेयर कर दिया, तो आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया आपने, नी को रिप्लेस कर दिया, तो उस आर्टिफिशियल जॉइंट के फ्लेक्शन को प्रमोट करती है सीपीएम मशीन। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैंने बोला ये पैसिव मोशन मशीन है तो ये आर्टिफिशियल जॉइंट के फ्लेक्शन में मदद करेगी, तभी मोबिलिटी पॉसिबल है। तो आर्टिफिशियल जॉइंट के फ्लेक्शन में मदद करेगी सीपीएम मशीन, है ना, फ्रैक्शन में मदद करेगी। ये डिवाइस जो है वो प्लेस करते हैं फुट के ऊपर, मरीज के बेड के फुट ऑफ साइड के अंदर। ए सी और डी जो है वो सीपीएम मशीन के पर्पज नहीं होते हैं। तो तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्टिफिशियल जॉइंट के फ्लेक्शन को प्रमोट करती है कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following statement reflects Kohlberg theory of the moral development of the preschool age child? चार थ्योरी अपन पीडियाट्री के अंदर पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा। ईएसआईसी के जो वीडियो लेक्चर है प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पे आप एक थ्योरी का जरूर पढ़ें जिसके अंदर हमने डिफाइन किया है वहां पे साइकोसेक्सुअल थ्योरी और साइकोसोशियल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसोशियल थ्योरी के अलावा जीन पाएजी की कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी चलती है और कोहलबर्ग की मोरल थ्योरी यहाँ पे चलती है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमने सिगमुंड फ्रूड ने दिया था और साइकोसोशियल थ्योरी जो है एरिक एरिक्सन ने दिया था। तो इन चार थ्योरी जो हम पढ़ते हैं पीडियाट्री के अंदर, डेवलपमेंट से संबंधित ये थ्योरीज रहती है। उसमें मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी जो कोहलबर्ग की प्री स्कूल एज के लिए है वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ओबे एडल्ट इन सीन एज करेक्ट बिहेवियर। सेकंड है showing respect for parents is seen as important। थर्ड है pleasing others is viewed as good behavior। और लास्ट है behavior is determined by consequences। आपको बताना है प्री स्कूल एज के अंदर कोहलबर्ग का कौन सा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट चलता है। एज प्री स्कूल लिखी हुई है सर, एज प्री स्कूल लिखी हुई है, जवाब दीजिएगा विच इज द करेक्ट वन। कोहलबर्ग के अनुसार प्री स्कूल एज के अंदर कौन सी थ्योरी चलेगी। प्री स्कूल एज की जो स्टेज होती है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। प्री स्कूल एज के अंदर जो स्टेज होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है डेवलपमेंट की। और प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो बिहेवियर होता है प्री स्कूल चाइल्ड का वो डिटरमाइन किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस से, है ना। जो बच्चे का बिहेवियर है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस से। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रख लीजिएगा। प्री स्कूल एज के अंदर प्री कंसेंसुअल स्टेज थ्योरी चलती है और बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस से। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। ए बी और सी, है ना, ये डिस्क्राइब करते हैं अदर स्टेज को मोरल डेवलपमेंट की। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डिटेल थ्योरी जो है हम थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, बस आप जुड़े हुए रहिए और वन बाय वन हम हर चीज यहाँ पे पढ़ने वाले। डोंट बी पैनिक। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A toddler with otitis media has just completed antibiotic therapy. A recheck appointment should be made to। otitis media is the inflammation of middle ear। बहुत अच्छे। कंप्लीट क्या कर दिया उसने, एंटीबायोटिक थेरेपी। इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है ओटाइटिस मीडिया। ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक थेरेपी है, आपने वो भी कंप्लीट कर दी।
रीचेक अपॉइंटमेंट आप वहां पे बना रहे हैं, तो किस लिए बना रहे हैं? रीचेक अपॉइंटमेंट की कहां जरूरत है? व्हाई यू आर मेकिंग रीचेक अपॉइंटमेंट? फर्स्ट है डिटरमाइन वेदर द ईयर इन्फेक्शन हैज अफेक्टेड हर हियरिंग। सेकंड है मेक श्योर दैट सी हैज टेकन ऑल द एंटीबायोटिक। थर्ड वन है डॉक्यूमेंट दैट द इन्फेक्शन हैज कंप्लीटली क्लियर्ड। और लास्ट वन है ऑब्टेन ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन इन केस द इन्फेक्शन रीअकर। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से। अपने ओटाइटिस मीडिया कंप्लीट किया आपने एंटीबायोटिक थेरेपी, रीचेक अपॉइंटमेंट आप पे बना रहे हैं, क्या रीजन है रीचेक अपॉइंटमेंट बनाने का? कब बनाएंगे, कब डिटरमाइन करेंगे? रीचेक अपॉइंटमेंट तब डिटरमाइन करते हैं जब जब इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है? आपने एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक थेरेपी कंप्लीट हुई, इन्फेक्शन क्लियर हो गया, तब हमें रीचेक अपॉइंटमेंट की जरूरत रहती है ज्यादातर। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑल स्टेटमेंट, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। डॉक्यूमेंट दैट द इन्फेक्शन हैज कंप्लीटली क्लियर्ड। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है ना? जब इन्फेक्शन डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, कंप्लीटली क्लियर हो गया, तो री चेक अपॉइंटमेंट वहां पे बनता है, ये डॉक्यूमेंट करने के लिए कि इन्फेक्शन क्लियर हो गया है ना? ये डॉक्यूमेंट करने के लिए कि इन्फेक्शन क्लियर हो गया। ए जो है वो किया जा सकता है, लेकिन जो है यहाँ पे ये इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि डिटरमाइन वेदर द ईयर इन्फेक्शन हैज अफेक्टेड हर हियरिंग, ये आंसर नहीं है। ये हम डिटरमाइन मतलब हम हियरिंग का पता लगाने के लिए नहीं है। आपने अगर ओटाइटिस मीडिया डायग्नोस करके एंटीबायोटिक दिया है, तो एंटीबायोटिक कंप्लीट करते समय आप क्या देखना चाहते हो? एंटीबायोटिक क्यों दिया था? इन्फेक्शन को ठीक करने। तो ये चेक करेंगे ना कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? भाई आपने एग्जाम दिया, तो रिजल्ट आएगा तो आप ये देखेंगे कि नंबर कितना है, पहले तो आप ये देखेंगे कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, है कि नहीं? मतलब आपने एग्जाम क्यों दिया? नंबर लाने के लिए एग्जाम नहीं दिया था, है ना? आपने इसलिए दिया कि मेरे 150 नंबर आने चाहिए इसलिए मैंने एग्जाम दिया, ना 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 ना। आपने एग्जाम इसलिए दिया ताकि आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन। हो क्या सकता है? नहीं भी हो सकता है सिलेक्शन, दोनों में से एक है कि नहीं है? भाई दो चीज होती है जब एग्जाम देते हैं, और सबसे ज्यादा चांस तो ये होते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा। हो गया तो अच्छी बात है कि नहीं है? मैंने चलना भी पहली बार तब सीखा था जब मैं पहली बार गिरा था। तो ये तो तय बात है कि आप लड़ेंगे तो गिरेंगे, लेकिन गिरा हुआ आदमी जब उठता है वापस, तो ये सफलता है, ये डिटर्मिनेशन है, ये पॉजिटिव अप्रोच है, ये नोबेलिटी है आपके अंदर। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आप जैसे ही किसी चीज को किसी मरीज को, ये आपको आपको कंटेंट ने पूछा कि भाई एंटीबायोटिक दिया तो दोबारा आपने क्यों बुलाया, तो हम ये देखने के लिए कि हमने क्यों दिया था, इन्फेक्शन को क्लियर करने। हमने उसके सुनाने के लिए या सुनना चेक करने के लिए नहीं बुलाया। सेकंड है मेक श्योर दैट सी हैज टेकन ऑल द एंटीबायोटिक। ये भी हमें मेक श्योर नहीं करना है कि उसने सारी एंटीबायोटिक ली या नहीं ली। हमने दी है तो उसने ली है, ये उसकी मॉरल ड्यूटी थी, है कि नहीं है? अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप शेयर करेंगे, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि नहीं है? इसमें बार बार मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, भाई आपको ठानना है, और ठानने वाले लोगों की हार नहीं होती है। और हम सबका कर्तव्य है कि लोगों की मदद करना। वो इंसान ही क्या जो इंसान की मदद ना करे? तो मदद करना अपना फर्ज बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक क्लियर करने के लिए हमने तो बुलाया नहीं है। और लास्ट है ऑब्टेन ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन इन केस द इन्फेक्शन रीअकर। तो नया प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी हमने नहीं बुलाया, हमने तो ये देखने बुलाया कि जो एंटीबायोटिक कंप्लीट हमने की है, इससे इन्फेक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A factory worker is brought to the nurse's office after a metal fragment enter his right eye। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। राइट आई के अंदर फैक्ट्री वर्कर था, फायर क्रैकर्स थे कहीं ना कहीं, ब्लास्ट हुए, और कोई मेटल फ्रेगमेंट जो है वो एंटर हो गया राइट आई के अंदर। सबसे पहला इनिशियल एक्शन आपका क्या रहेगा? जब मेटल फ्रेगमेंट राइट आई के अंदर घुस गया है, तो सबसे पहला इनिशियल क्या चीज काम रहेगा? कवर द राइट आई विद ए 4x4 स्टेराइल गोज, attempt to remove the metal with a cotton tipped applicator, flush the eye for 10 minutes with running water, और cover both eye and transport the client to the emergency room। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप आई को कवर करेंगे 4x4 स्टाइल गोज से, रिमूव करने का अटेम्प्ट लेंगे कॉटन टिप के द्वारा, फ्लश करेंगे आई को रनिंग वाटर से 10 मिनट तक, या कवर कर देंगे आई को और ट्रांसपोर्ट कर देंगे मरीज को इमरजेंसी रूम के अंदर? फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा ये जितने ही लोगों ने फ्लश की है आई को, ये खोटा जवाब है, मैं पहले बोल देता हूँ, सी बिल्कुल खोटा जवाब है। 10 बार सही आंसर लिखेंगे जब मैं बताऊंगा। जिन्होंने भी सी लिखा है, फ्लश द आई 10 मिनट रनिंग वाटर, ये खोटा जवाब है, ये सही जवाब नहीं है, सही जवाब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आई को फ्लश करते हैं, अब देखिएगा फ्लश क्यों नहीं करते, अगर आप आई को फ्लश करते हैं या आप उसको रिमूव करने का अटेम्प्ट करते हैं, तो इन दोनों ही तरीकों से मरीज की आई को और ज्यादा फर्दर डैमेज होने की पूरी संभावना,
ये इंक्रीज करते हैं डैमेज की रिस्क को, इसलिए ये दोनों ही क्या हो गए, खोटे जवाब हो गए। ना तो आपको आई को फ्लश करना है, ना आपको रिमूव करने का इरादा करना है। और राइट आई को स्टेराइल गॉज से कवर कर देंगे, ये भी खोटा जवाब है, क्योंकि सिंगल आई को अगर आप कवर करते हैं तो मरीज का विजन अफेक्ट होता है और डैमेज होने की संभावना है। हमें क्या करना है, दोनों आई को कवर करना होता है और मरीज को इमरजेंसी रूम के अंदर ले जाना होता है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुछ ही लोगों ने सही जवाब दिया है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमें आई को, दोनों आई को क्या करना है, कवर करना है और मरीज को ट्रांसपोर्ट करना है तुरंत इमीडिएटली इमरजेंसी रूम के अंदर। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। हाँ अब बिल्कुल सही है। अब ये 10-10 बार जब लिखते हैं ना, यहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यहां से सफलता की सीढ़ी नजर आती है, यहां से हम अपने फ्यूचर के गोल को क्रैक करने की हिमाकत कर पाते हैं। और किसी ने बहुत ठीक ही कहा था कि जिस आदमी ने ठान लिया ना वो सफल होता है। सफलता के लिए ठानना पड़ता है, और ठानने का फॉर्मूला ना तो केमिस्ट्री में है, ना फिजिक्स में है, ना बॉटनी में, ना जूलॉजी में, ना पीडियाट्रिक में, ना साइकेट्रिक में, ना एनाटॉमी में, ना फिजियोलॉजी में, ना पीडियाट्रिक में, न फार्माकोलॉजी में है, न कई जगह पे है। ठानना आदमी के दिमाग से शुरू होता है, और अगर उसने ठान लिया, मांझी ने ठान लिया, पहाड़ तोड़ दिया, है कि नहीं है। तो कोई भी काम टफ नहीं होता है, सिर्फ आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये काम के रिजल्ट को डिटरमाइन करता है। आगे लेके चलता हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, थैंक यू फॉर बिलीव। नेक्स्ट, when we caring for a client with a systemic lupus erythematosus, when we caring for a client with systemic lupus erythematosus SLE, the major complication associated with SLE, क्वेश्चन ने पूछा है जब हम SLE के मरीज को केयर दे रहे हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस वाले मरीज को केयर दे रहे हैं, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस का, नेफ्राइटिस, कार्डियोमेगली, डीस्क्वेमेशन, मेनिंजाइटिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस बीमारी का नाम है, इंटरगुमेंटरी सिस्टम की एक ऑटो इम्यून डिजीज है SLE। और SLE जो बीमारी होती है इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर इंफ्लामेटरी चेंजेज आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के हर ऑर्गन में लगभग पाए जाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में जब इंफ्लामेटरी प्रॉब्लम होती है ना, कनेक्टिव टिश्यू में जब इंफ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से बॉडी में एरिथमा होता है ना। तो इस बीमारी के अंदर एरिथमा देखने को मिलता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस बीमारी का नाम है, SLE इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे पूछा है SLE बीमारी के साथ में मरीज में क्या देखने को मिलेगा। तो SLE जो बीमारी होती है उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है ल्यूपस नेफ्राइटिस। SLE जो है ल्यूपस नेफ्राइटिस, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर कन्वर्ट होता है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, ल्यूपस नेफ्राइटिस जो फर्दर में क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज में। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। SLE बीमारी जो है वो मस्कुलोस्केलेटल, इंटरगुमेंट्री, रीनल, नर्वस और कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करता है। लेकिन मेजर कॉम्प्लिकेशन के अंदर ज्यादातर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, रीनल इन्वॉल्वमेंट। और नेफ्राइटिस जो है वो रीनल की प्रॉब्लम है, नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन कहलाता है, तो रीनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा होता है। आंसर बी और डी, कार्डियोमेगली और मेनिंजाइटिस जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि SLE जो है वो कभी भी स्किन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। उसके अंदर आपने देखा होगा बटरफ्लाई एरिथमा होता है, बटरफ्लाई फेशियल रेस हम उसको बोलते हैं, बटरफ्लाई फेशियल रेस या बटरफ्लाई एरिथमा वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन डिस्कमेशन स्किन का कभी भी नहीं होता, पीलिंग स्किन की कभी नहीं होती, स्किन अपनी जगह से कभी भी नहीं हटती है। तो बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेफ्राइटिस जो है वो SLE का कॉम्प्लिकेशन है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस का कॉम्प्लिकेशन है नेफ्राइटिस। तो ए इज द करेक्ट वन, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ ट्रिकी MCQ आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व किए। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मदद कीजिए, मददगार बनिए ऐसे लोगों को जिनको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है, वहां तक रीचिंग करवाइए, हेल्पिंग हैंड बनिए, कुछ अच्छा करिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी हो खुश रहो, आबाद रहो, अच्छे से रहो, चाहे कहीं भी रहो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहो। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।